नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रेशमा सूर्यवंशी गुजरात बड़ौदा से। और आज मेरा जो टॉपिक है वो एक्यूपंक्चर फॉर पेन रिलीफ है। तो मैं एक्यूपंक्चर क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये भी आपको बताऊंगी। जब हम क्लिनिकली एक्यूपंक्चर करते हैं तो क्या क्या मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट देने के लिए, वो भी बताऊंगी। इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो भी बताऊंगी, और किन किन और डिजीज़ में इफेक्ट होता है एक्यूपंक्चर हम ये भी देखेंगे। एंड स्पेसिफिकली जो एनाल्जेसिक पॉइंट है, जो पेन किलर पॉइंट्स है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, क्लिनिकली हम इन पे एक्यूपंक्चर करते हैं। लेकिन जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो अगर उन्हीं पॉइंट्स पे आप एक्यूप्रेशर करेंगे तो भी आप पेन में काफ़ी राहत जो है वो आपको मिलेगी। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर इज अ मॉडलिटी ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्विंग इंसर्शन ऑफ नीडल्स एट सर्टेन प्रिसाइज लोकेशन टू अचीव थेरेपेटिक इफेक्ट। तो एक्यूपंक्चर क्या है कि वो एक थेरेपी है जो कि इफेक्टिव होती है हर किसी की बॉडी पे। और इसमें क्या है कि किस चीज़ से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्यूपंक्चर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत फाइन थिन नीडल्स जो हैं वो एक्यूपंक्चर के बिंदु जहाँ पर है वहाँ पर हम वो एक्यूपंक्चर नीडल हम लोग प्रिक करते हैं, जिससे कि थेरेपेटिक इफेक्ट आता है। आपको यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर हम नीडल जब प्रिक करते हैं तब कोई पेन नहीं होता। जैसे ही हम नीडल सुनते हैं दिमाग में ऐसा लगता है कि भाई दर्द होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक्यूप्रेशर जब हम किसी भी पॉइंट पे करते हैं तो जब हम वो पॉइंट को दबाते हैं तो दबाने से थोड़ा पेन हो सकता है, लेकिन एक्यूपंक्चर एक ऐसी थेरेपी है विच इज़ पेनलेस थेरेपी। नीडल डालते हैं वो इतनी थिन नीडल होती है, जैसे हमारा हेयर है, हमारे बाल हैं, उससे भी थिन नीडल होती है। तो जब हम इसको प्रिसाइज लोकेशन, यहाँ पे मैंने बोला है प्रिसाइज, कि एग्जैक्ट जो एक्यूपंक्चर का पॉइंट है उस पर जब हम नीडल डालते हैं तो वहाँ पर कोई पेन भी नहीं होता है। और थेरेपेटिक इफेक्ट जिस चीज़ के लिए, जो थेरेपी करने के लिए, जो इफेक्ट लाने के लिए कर रहे हैं, अगर हम पेन किलर पॉइंट पे एक्यूपंक्चर नीडल डालते हैं तो पेशेंट को पेन फ्री कर सकते हैं। अगर हम हार्मोनल बैलेंस के लिए कर रहे हैं तो वो इफेक्ट होता है। तो जो भी थेरेपेटिक इफेक्ट उस पॉइंट का है, उस पॉइंट के लिए जब हम नीडल डालते हैं तो वो अपना एक थेरेपेटिक इफेक्ट करता है, वो है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर स्टिमुलेट्स, जब हम एक्यूपंक्चर करते हैं तो होता क्या है? एक्यूपंक्चर स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ एंडोजेनस ओपाइड एंड्रोफिन्स by generating nerve signals to the brain and also by activation of other neural pathways एंड सीक्रेशन ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब भी हम एक एक्यूपंक्चर नीडल किसी की भी बॉडी में डालते हैं तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और हमारे बॉडी में स्वतः ही एंडोजेनस, मतलब जो बॉडी के अंदर है, वो ही ओपियाइड्स आर पेन किलर, जो हमको ऑन द काउंटर पेन किलर मेडिसिन डॉक्टर लिख के देता है। तो वो होता है एक्सोजेनस ओपियोइड बोलते हैं हम, जब वो पेन किलर ऑन द काउंटर लेके हम खाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और हम लेते हैं। और यहाँ पर जब हम एक्यूपंक्चर नीडल डालते हैं तो एंडोजेनस, मतलब बॉडी के अंदर से ही वो पेन किलिंग जो मेडिसिन है वो रिलीज होती है। ओपियोइड जो हम बोलते हैं एंड्रोफिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन को सिग्नल मिलता है पेन का वो कम होने लग जाता है, क्योंकि न्यूरल पाथवेज जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन होता है। तो यहाँ पर हम बाहर से कोई भी पेन किलर नहीं डाल रहे हैं, एक्यूपंक्चर करने से, नीडल डालने से ही जो है ये सीक्रेशन हो जाता है। अंदर आंतरिक जो हमारे ओपिएड से पेन किलर है वो ही सीक्रेट होने लग जाते हैं अपने आप। एक्यूपंक्चर पॉइंट क्या है? तो एक्यूपंक्चर का जो बिंदु है उसको कहा जाता है कि एक्यूपंक्चर पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। हमारे पूरी बॉडी में एक्यूपंक्चर की लाइन है और उन लाइन पे विविध बिंदु है। तो जो एक्यूपंक्चर का पॉइंट है उसको कहते हैं इट इज अ पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द बॉडी। का मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रोड से अगर हम चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड से अगर हम बिंदुओं को पूरे बॉडी के चेक करते हैं, तो अगर वो एक्यूपंक्चर पॉइंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा जोर से लगता है, तो हमको पता चलता है कि ये एक्यूपंक्चर का पॉइंट है। जहाँ पर एक्यूपंक्चर का पॉइंट नहीं होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो झटका लगता है वो थोड़ा लो लगता है। अरे वो वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर लो लगेगा, और जहाँ पे एक्यूपंक्चर पॉइंट है वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल झटका ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम बोलते हैं रेसिस्टेंस लो है। तो जहाँ पर एक्यूपंक्चर पॉइंट होगा इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दूसरा, it is something like a depression on the skin. With the help of a machine we can find out those point। तो जो एक्यूपंक्चर पॉइंट जो होता है
वो डिप्रेशन मतलब स्किन पे खड्डे जैसे होते हैं। कोई भी एक्यूपंक्चर पॉइंट होगा वहाँ पे आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा खड्डे जैसा लगेगा। तो जहाँ पर खड्डे जैसा है थोड़ा सा, वहीं पे उसको बोलते हैं देयर इज अ डिप्रेशन इन द स्किन। वहीं पर ये एक्यूपंक्चर के बिंदु आते हैं। और क्योंकि वहाँ पर ऐसे जगह मिलती है, स्पेस मिलती है, होल जैसा, खड्डे जैसा लगता है, इसीलिए वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। वहाँ पर इलेक्ट्रोड से चेक करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल झटका थोड़ा सा दूसरी जगह से थोड़ा ज़्यादा तेज लगता है। Acupuncture point will give a feeling of altered resonance when tapped and heard with a stethoscope. एक्यूपंचर के जो पॉइंट है वो रियल है कि नहीं है, वो जब हम क्लिनिकली जब एक्यूपंचर सिखाते हैं, मैं एक्यूपंचर की ट्रेनर भी हूँ, तो हम स्टूडेंट्स को स्टेथोस्कोप देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप सुनो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे अलग अलग जगह स्टेथोस्कोप लगा के आप सुनो। तो जहाँ पर भी एक्यूपंचर का बिंदु होगा वहाँ पर अलग आवाज़ आएगी कंपेयर टू जहाँ पर एक्यूपंचर के पॉइंट नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अल्टर्ड रिसोनेंस। एक जैसा नहीं, थोड़ा अलग, उसको बोलते हैं अल्टर्ड रिसोनेंस। तो जहाँ पर एक्यूपंचर का पॉइंट होगा वहाँ पर थोड़ा सा ढक करके जोर से आवाज़ आता है कंपेयर टू दूसरी जगह पे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, क्योंकि डिप्रेशन है, होल है, स्पेस है, इसलिए जहाँ पर स्पेस होगा वहाँ पर आवाज़ थोड़ा सा जोर से आएगा। तो स्टेथोस्कोप से हम एग्जैक्टली एक्यूपंचर पॉइंट कहाँ पर है या एक्यूपंचर की लाइन कहाँ पर है, ये स्टेथोस्कोप से हम सुन भी सकते हैं। तो ये इमेजरी नहीं है, हम इनको फाइंड भी कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकली द सेलुलर लेयर इज डेंस एट दैट एरिया। हिस्टोपैथोलॉजिकली मतलब जहाँ पर भी एक्यूपंचर का पॉइंट होगा, अगर वहाँ से एक टिश्यू, हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, टिश्यू की स्टडी। तो अगर वहाँ पर कोई टिश्यू निकाला जाए और उसको स्टडी के लिए भेजा जाए, तो वहाँ पर जो सेलुलर लेयर जो है वहाँ पर डेंस होता है उस एरिया में। जो टिश्यू जो हमने निकाला है स्टडी के लिए, उस टिश्यू में सेलुलर लेयर डेंस होगा जहाँ पर हमारा एक्यूपंचर बिंदु है। द थिकनेस ऑफ द स्किन एट द एक्यूपंचर इज लेस। अभी हमने देखा कि सेल्यूलर लेयर जहाँ पर भी एक्यूपंचर पॉइंट होगा वो एक्यूपंचर पॉइंट पे सेल्यूलर लेयर डेंस होगा, लेकिन जो स्किन की थिकनेस है वो वहाँ पर पतली होती है, लेसर होती है। इसलिए हमको वहाँ पर इलेक्ट्रिक, जब हम इलेक्ट्रोड लेते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी हमको जोर से लगता है, क्योंकि जो स्किन का लेयर है वो वहाँ पर पतला है, सेल्यूलर लेयर जो है वो डेंस है। So the thickness of the skin at the acupuncture point is lesser and entry to the point is through the skin into the meridian. तो ये जो पॉइंट्स है एक्यूपंचर पॉइंट, ये पॉइंट एंट्री बॉडी में हम कुछ भी जो एक्यूपंचर डाल रहे हैं उसका एंट्री पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे। सो ये हमारा एक्यूपंचर पॉइंट्स है। और हम बात कर रहे हैं मेरिडियन। तो ये जो एक्यूपंचर पॉइंट्स है, जो बिंदु है जिन पे हम नीडल डाल रहे हैं, ये हम कहाँ डाल रहे हैं, तो ये मेरिडियन पे डाल रहे हैं। तो हमको समझना पड़ेगा मेरिडियन क्या है। पहले तो मेरिडियन लाइंस है और उन मेरिडियन लाइन पे विविध एक्यूपंचर के बिंदु है। सो वो जो बिंदु सारे एक्यूपंचर के वो कहाँ पर है, मेरिडियन लाइंस पे। तो मेरिडियन लाइंस क्या है, तो मेरिडियन लाइंस मतलब कि हमारा जो शरीर है इसकी एक प्राण ऊर्जा है। और ये जो प्राण ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा, एनी एनर्जी, जैसे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है तो वो वायर में से फ्लो होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो बायो एनर्जी है, तो हमारी बायो एनर्जी की भी एक पाइपलाइंस है। तो मेरिडियन वो पाइपलाइंस है जिसके थ्रू हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा जो है प्रवाह करती है। और ये जो पाइपलाइंस है प्राण ऊर्जा की प्रवाह होने के, ये जो पाइपलाइंस है जहाँ प्राण ऊर्जा प्रवाह हो रही है, इन पाइपलाइंस पे डिफरेंट बिंदुज है। जैसे अगर सिंपल हम समझे तो वाटर की पाइपलाइन होती है तो उससे पानी बहता है। तो अगर कहीं कभी भी पानी बंद हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पाइप पे मैनहोल्स होते हैं कि अगर पानी नहीं ढंग से आ रहा है, ये फ्लो उसका कम हो गया है, तो हम वो मैनहोल्स को खोलते हैं। वो जो क्या बोलते हैं, ओपनिंग्स जो उसके हैं वो हम लोग खोलते हैं और वहाँ से फिर हम कुछ ना कुछ डंडा डाल के वो फ्लो को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से मेरिडियन क्या है, हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा बह रही है उसकी जो पाइपलाइंस है उसको हम मेरिडियन कहते हैं। और मेरिडियन पॉइंट जो एक्यूपंचर पॉइंट है वो मैनहोल्स हैं वो मेरिडियन की लाइन पे, वो बायो एनर्जी की लाइन पे। तो कभी भी हमारी थेरेपी एक्यूपंचर की यही बोलती है कि अगर कोई ब्लॉकेज है उस फ्लो में, जो बायो एनर्जी का फ्लो हमारा है, उस प्राण ऊर्जा के फ्लो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ही बीमार होते हैं।
तो हम वो मैनहोल्स जो है बीच बीच में, जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जिनको हम बोल रहे हैं, वहीं पे हम नीडल डाल के और वो जो फ्लो है उस एनर्जी का, बायो एनर्जी का, उसको हम क्लियर करते हैं। अगर बायो एनर्जी फ्री फ्लोइंग है तो शरीर में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। और जब भी हम मेरिडियन की बात कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर की बात कर रहे हैं, तो हम सारे लेवल्स पे ट्रीटमेंट करते हैं, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल, तीनों लेवल पे हम काम कर सकते हैं इन मेरिडियन पे, इन बायो एनर्जी की लाइंस पे। तो मेरिडियन इज अ पाथवे ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने आपको समझाया। इट इज अ पाथवे ऑफ चैनल, समथिंग लाइक अ पाइपलाइन। और इसी को आयुर्वेद में, ये जिसको हम मेरिडियन बोल रहे हैं, ये जो बायो एनर्जी के हम लाइंस बोल रहे हैं, इसी को आयुर्वेद में प्राण कहा जाता है। इसी को होम्योपैथी में जो है हम वाइटल फोर्स बोलते हैं, और रेकी में इसी को हम की बोलते हैं। ची है, की है, प्राण है, वाइटल फोर्स है, ये सब इसी का नाम है। जो मेरिडियन में फ्लो हो रही है उसी के अलग अलग नाम है। और मेरिडियन, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि कोई इमेजिनरी पाथवे नहीं है, हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टेथोस्कोप से हम सुन भी सकते हैं कि मेरिडियन लाइन कौन सी है, मेरिडियन लाइन का पॉइंट कौन सा है, उसमें आवाज़ अलग आएगा। तो ये इमेजिनरी नहीं है, हम इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। The channels can be traced, and it's being a highly skilled technique. It can be reached through exact location, correct depth with exact selection of point. अगर हमने exact selection of point किया है तो हम इसका exact location पे पहुंच सकते हैं, exact depth तक हम इसके पहुंच सकते हैं एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स पे। The depth of the meridian varies from person to person. ये जो बायो एनर्जी लाइन है, ये जो प्राण ऊर्जा की लाइन है, इसका जो डेप्थ है वो पर्सन टू पर्सन अलग होता है, अलग अलग पर्सन, क्योंकि कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि किसकी मेरिडियन लाइन किसके बॉडी में कितनी डीप है। तो ये हर किसी की बॉडी का इसका जो डेप्थ होता है ये अलग अलग होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्यूपंक्चर करता क्या है, इसमें बेसिक 3 चीज़ें हैं। रिमूवल ऑफ ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी पाथवे, ये जो प्राण ऊर्जा की जो मैंने अभी लाइन की बात आपको बताई, ये एनर्जी पाथवेज है, ये मेरिडियन है। तो इस मेरिडियन में कोई भी ब्लॉकेज आया हुआ है तो उसको रिमूव करता है, क्योंकि हमारी थेरेपी ये मान रही है कि उसमें कुछ ब्लॉकेज आया, इसलिए ही आदमी बीमार है। तो हम जब एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी पाथवेज। इन एनर्जी पाथवेज में कोई भी अगर ब्लॉकेज आया है तो उसको पहले तो क्लियर कर रहे हैं। दूसरी चीज है करेक्शन ऑफ इम्बैलेंस ऑफ इंग एंड यांग। इंग एंड यांग थियरी बहुत लंबी है, अभी मैं उसको पूरा नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन इंग एंड यांग का जो बैलेंस है वो भी हम एक्यूपंक्चर थेरेपी में करते हैं। जैसे इस सारे ब्रह्मांड में हर चीज़ें डुअलिटी में है, जैसे रात है, दिन है, मेल है, फीमेल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऐसा पूरा इंग एंड यांग का थियरी है। और हमारे बॉडी में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे अगर हम मैग्नेट में समझे तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे 2 पोल होते हैं। इसी तरह से एनर्जी के भी 2 पोल है, इंग एंड यांग। तो दोनों पोल में अगर कोई भी इम्बैलेंस हुआ है तो ही हमको बीमारी होती है। तो एक्यूपंक्चर थेरेपी से ये दोनों पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल समझो या इंग एंड यांग बोलो, उसको हम बैलेंस कर रहे हैं। तीसरी चीज है homeostasis, that is to maintain normal secretion and equilibrium between the exterior and the interior of body. Homeostasis is a state of balance. तो हमारे बॉडी के एक्सटीरियर और बॉडी के इंटीरियर दोनों को बैलेंस करने का काम जो है वो एक्यूपंक्चर करती है। तो बेसिकली ये 3 मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक्यूपंक्चर के। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ स्टिमुलेटिंग एक्यूपंक्चर पॉइंट। जब ये एक्यूपंक्चर पॉइंट को हम स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेशन इज एक्टिव करते हैं, तो क्या क्या मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं एक्यूपंक्चर में इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए। तो सबसे पहली जो मोडालिटी जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। तो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से हम एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज अ स्टिमुलेशन गिवन विथ नीडल्स इन द बॉडी। बॉडी में नीडल डालते हैं और फिर हम इलेक्ट्रोड जो है वो उस पर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम नीडल से भी कर सकते हैं, और जो लोग नीडल पसंद नहीं करते उनको डायरेक्ट हम पैड्स लगाते हैं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, विथ नीडल्स, विदाउट नीडल्स भी पैड लगा के कर सकते हैं। विदाउट द नीडल ऑल्सो इलेक्ट्रो पैड सोक्ड इन सलाइन और रॉड, जस्ट स्टिमुलेशन बाय नेगेटिव वेव इज इम्पॉर्टेंट। This is mainly used for patients reluctant to take needle और children and old people। जो भी छोटे बच्चे हैं, बहुत उम्र वाले लोग हैं, उन पे हम ये
विदाउट नीडल वाला जो पैड वाला जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है वो यूज़ करते हैं। In electric acupuncture with needles, the electric stimulation is applied and the point is stimulated with weak current. जब हम एक्यूपंचर नीडल्स लगा के और फिर उसको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं, तब हम एक वीक करंट उसके थ्रू पास करते हैं। तो वीक करंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम 9 हर्ट्ज से ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो करंट जो पास हो रहा है वो। ये पिक्चर में आप देख सकते हो किस तरह से नीडल पे जो है वो इलेक्ट्रिक एक्यूपंचर कैसे दिया जा रहा है, उस पर इलेक्ट्रोड कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से नीडल लगा के वेरियस पॉइंट्स थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए जो हमको लाने हैं, उन पॉइंट्स पे इस तरह से एक्यूपंचर की नीडल डाली जाती है। उसके बाद इस तरह से इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन जो है वो वायर्स जो है वो कनेक्ट किया जाता है नीडल्स पे और फिर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिया जाता है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक एक्यूपंचर। दूसरा मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है, हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन भी उन लोगों को करते हैं हम ज़्यादातर पे जिन लोगों को नीडल से डर लगता है, तो हम ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने से भी बॉडी के जो यिंग यांग है वो हम बैलेंस कर सकते हैं, और जो भी उसमें ब्लॉकेजेस आ रखे हैं मेरिडियन में वो भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छी मॉडलिटी ऑफ एक्यूपंचर ट्रीटमेंट की है, जिसमें कोई नीडल यूज़ नहीं हो रही है। मोक्सा रोल होता है, जो हर्ब है वो आर्टिमिसा वल्गैरिस नाम का एक हर्ब है, उसका एक रोल बनाया जाता है। जस्ट दिखने में वो सिगार जैसा लगता है, उसको इग्नाइट करके और एक्यूपंचर के पॉइंट पे ऊपर से खाली उसका सेक दिया जाता है, जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो मोक्सा इज अ मेथड ऑफ गिविंग माइल्ड हीट ऑन द एक्यू पॉइंट्स बाय द मीन ऑफ मेकिंग इट कोन और स्टिक और वूल which removes the obstruction in the meridian, collateral and leo connections. The procedure is supposed to be homeostatic. मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बैलेंस करता है। जब भी हम ऑब्जर्वेशन देंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो बैलेंस करने का है। फाइन मोक्सा वोल इज यूज फॉर डायरेक्ट मोक्सिबिशन एंड कोर्स मोक्सा वोल इज यूज फॉर इनडायरेक्ट मोक्सिबिशन। यहाँ पर अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोक्सिबिशन में, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बता देती हूँ। डायरेक्ट मोक्सिबिशन जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो मोक्सा रोल है उसके हम एक्यूपंचर पॉइंट के ऊपर रख के उसका सेक देते हैं, वो डायरेक्ट मोक्सिबिशन हो गया। इनडायरेक्ट मोक्सिबिशन में हम कुछ बैरियर रखते हैं एक्यूपंचर पॉइंट और मोक्सा के बीच में। जिंजर का स्लाइस हो गया या गार्लिक पेस्ट हो गया, पहले पॉइंट पे रखते हैं और उसके बाद उस पर हम सेक देते हैं। ऐसे डिफरेंट डिजीज़ के हिसाब से डिफरेंट बैरियर्स हम रखते हैं एक्यूपंचर पॉइंट के ऊपर और उसके थ्रू मोक्सा की हीट देते हैं। तो दोनों टाइप के मोक्सा करते हैं, डायरेक्ट मोक्सिबिशन भी, इनडायरेक्ट मोक्सिबिशन भी। और मोक्सा वूल जो है उसका ये साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखा हुआ ही है। आर्टिमिसा वल्गैरिस जो है वो उसका साइंटिफिक नेम है, जो मोक्सा वूल जिसको हम बोल रहे हैं। आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हो कि किस तरह से मोक्सा जो है वो दिखता है, कैसे इसमें से हीट हो रहा है, और इसको हम पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे मोक्सा को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मोडालिटी है एक्यूपंचर पॉइंट्स के लिए वो है कपिंग थेरेपी। तो कपिंग, वेरियस प्रकार की कपिंग आती है, मोर देन 12 टाइप्स ऑफ कपिंग मैं खुद सिखाती हूँ। लेकिन एक्यूपंचर में मोस्टली जब हम कपिंग करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग मतलब जो कप्स होते हैं उसको हम विविध जो एक्यूपंचर पॉइंट्स है उस पर रख के और पंप से हम वहाँ का जो स्किन है जहाँ पर वो एक्यूपंचर पॉइंट है उसको हम खाली जो कर रहे हैं वो कप कर रहे हैं, वो स्किन अंदर आती है और उसकी वजह से आसपास का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारा वहाँ पर कंसंट्रेट हो जाता है जहाँ पर हम कप कर रहे हैं और वहाँ की हीलिंग शुरू हो जाती है। सो कपिंग एक अलग से टॉपिक है, सिर्फ कपिंग पे ही हम पूरा दिन भी बात कर सकते हैं। तो कपिंग इज़ अ प्रोसीजर अलाउइंग स्टिमुलेशन ऑफ एक्यूपंचर पॉइंट। बेसिकली यहाँ पर भी हम एक्यूपंचर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए ही कपिंग यूज़ कर रहे हैं बाय सक्शन मेथड। यहाँ पर सक्शन हो रहा है। A hollow vessel preferably of glass with rounded rim and blunt edge is used to create vacuum। देखो इस तरह से आपने कपिंग सेट देखे होंगे, तो इसमें आप देख रहे हो कि जहाँ पे हमने कप किया है वहाँ का स्किन जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन तुरंत ही इम्प्रूव हो जाता है। तो हम एक्यूपंचर पॉइंट्स पे इस तरह से कपिंग भी कर सकते हैं।
तो डिफरेंट ये मॉडलिटीज़ है जिससे हम एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। हम अभी एक्यूपंक्चर के हमारा जो आज का टॉपिक है पेन किलिंग पॉइंट्स, एनाल्जेसिक पॉइंट, वो भी हम देखेंगे। उन पे इनमें से कोई भी मॉडलिटी आप यूज़ कर सकते हो। जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, आप चाहो तो उस पर आप इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन कर सकते हो, आप चाहो तो उस पर मोक्सिबिशन कर सकते हो, आप चाहो तो उन्हीं पॉइंट पे आप कपिंग भी कर सकते हो। सब कुछ करना है ऐसा नहीं, कोई भी एक मॉडलिटी से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट मॉडलिटी है लेज़र एक्यूपंक्चर। लेज़र एक्यूपंक्चर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो लेज़र एक्यूपंक्चर भी बहुत अच्छा उन लोगों के लिए जो नीडल डालना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए हम लेज़र एक्यूपंक्चर यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये लाइट से ट्रीटमेंट हो रहा है तो बच्चे बहुत इजीली इससे करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सीकी वाले बच्चे भी आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो जनरली बच्चों को हम लेज़र से करते हैं। या 80+ वाले जो लोग हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो गई होती है, तो बहुत ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं, उसमें भी मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं लेज़र से ही उनसे ट्रीटमेंट करूँ, बिकॉज इट इज़ जस्ट विद द लेज़र लाइट। एक्यूपंक्चर का पॉइंट है, उसके सिर्फ 3 मिनट्स ऑन ईच पॉइंट जो है वो लेज़र हम देते हैं और लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं। और लेज़र के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत फास्ट भी हैं। लेज़र थेरेपी इन एक्यूपंक्चर रिप्रेजेंट्स एन आइडियल सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड विद मॉडर्न टेक्निक। लेज़र का मीनिंग क्या है? लेज़र मीन्स उसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट को यहाँ पर एम्प्लीफाई किया गया है और वो एम्प्लीफिकेशन की इफेक्ट की वजह से रिजल्ट हमको फास्ट मिलता है। देयर आर लेज़र ऑफ डिफरेंट टाइप, साइज एंड पावर। अलग अलग टाइप के लेज़र, साइज के और अलग अलग पावर के लेज़र मिलते हैं। They are broadly classified into solid, liquid and gas lasers. The stimulates acupuncture point, infrared and helium neon laser gives best results. तो लेज़र अलग अलग टाइप के, उसमें इंफ्रारेड लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र्स हैं, वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है जब भी हमको एक्यूपंक्चर पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। देखिए ये वन ऑफ द लेज़र पॉइंट स्टिमुलेशन मिलता है इंडियन मार्केट में। तो इस तरह से भी आप लेज़र एक्यूपंक्चर डिफरेंट पॉइंट्स पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेंस। तो टेंस एक्यूपंक्चर इसके अलावा फिजियोज भी यूज़ करते हैं। और टेंस इज ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन मेथड ऑफ पेन रिलीफ इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ माइल्ड करंट। इसमें भी माइल्ड करंट यूज़ किया जाता है। टेंस मशीन हैज़ गॉट लीड्स कनेक्टेड टू रबर पैड्स विच आर यूज्ड फॉर एक्यूपंक्चर पॉइंट। देखो इस तरह से ये टेंस मशीन है। तो आप डिफरेंट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, जहाँ पर भी आपको एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है, वहाँ पर आप इस टेंस मशीन को यूज़ करके भी ये जो वीक करंट है, इलेक्ट्रिक वीक करंट है, वो पास करके और आप एक्यूपंक्चर के थेरेपेटिक इफेक्ट ले सकते हैं। प्लम ब्लॉसम हैमर। प्लम ब्लॉसम हैमर बहुत ही अच्छा है। जबकि मैं क्लिनिकली मैं एक्यूपंक्चर करती हूँ, लेकिन पेशेंट्स को घर पर होमवर्क देना हो कि आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करो, तो मैं एक प्लम ब्लॉसम हैमर मेरे पेशेंट को दे देती हूँ। तो प्लम ब्लॉसम हैमर कैसा इस तरह से दिखता है। तो आगे उसमें नीडल होती है, तो पेशेंट को बता देते हैं कि भाई ये आपका पॉइंट है, पेन किलर पॉइंट है, ये वो जिस भी चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है उसको पॉइंट उसको बता देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये हैमर हथौड़ी जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम है हैमर। प्लम ब्लॉसम हैमर, आगे नीडल लगी हुई होती है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, पेशेंट को हम बोल रहे हैं कि ये एक का दूसरे को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नीडल है। तो जब आप प्रिक करोगे किसी पॉइंट पे तो कभी कभी थोड़ा ब्लीड हो सकता है, इसलिए इसको आपको जो है अच्छे से साफ करना है, सैनिटाइज करना है और एक दूसरे का तो यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। सो दिस इज़ प्लम ब्लॉसम हैमर है और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं एलोपेशिया में, राइट। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, एलोपेशिया के पेशेंट है, तो बस आप ये प्लम ब्लॉसम हैमर दे दो, उसको बोलो मल्टीपल टाइम्स प्लम ब्लॉसम हैमर को इस तरह से मारते रहो तो भी न्यू हेयर्स आ जाते हैं। सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे, जैसे मैंने आपको बोला, उनमें भी हम ब्रेन के पॉइंट्स हैं और डिफरेंट दूसरे पॉइंट्स हैं जिसपे हम स्कैल्प के डिफरेंट एरियाज़ पे उनके पेरेंट्स को बता देते हैं कि ये प्लम ब्लॉसम हैमर दिन में 3 बार करो, तो उससे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। पार्किंसन में प्लम ब्लॉसम हैमर यूज़ करने के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ल्यूकोडर्मा, वाइट दाग जो होते हैं, वो दाग के एरिया पे भी हम पेशेंट को बोलते हैं कि मल्टीपल टाइम्स इन द डे इस प्लम ब्लॉसम हैमर को आप मारो, तो इससे थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि हर बार यूज़ करने के बाद इसको सैनिटाइज करना है और एक दूसरे का यूज़ नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मोडालिटी है एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट का, वो एम्बेडिंग थेरेपी है। एम्बेडिंग थेरेपी जो है ओनली जो डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं या एलोपैथी डॉक्टर हैं
या होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं सिर्फ वो ही एम्बेडिंग थेरेपी करे, क्योंकि एम्बेडिंग थेरेपी में कैटगट जो है वो डिफरेंट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे हम कैटगट डालते हैं। कैटगट क्या है? वो जो टाँके लेने वाला थ्रेड है ना, वो हम डाल देते हैं पेशेंट के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे। तो वो जो थ्रेड एम्बेडिंग थ्रेड है, जो कैटगट है, वो उसको टाइम लगता है 20 दिन से लेकर 28 दिन तक नेचुरली बॉडी में गलने के लिए। तो ये इसलिए एम्बिड करते हैं कि कंटिन्यूस स्टिमुलेशन उस पॉइंट पे पेशेंट को मिलता रहे जब तक कि वो जो टाका है वो गला नहीं है। तो उसके भी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। एंड स्पेसिफिकली अस्थमा में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हमारे दोनों निप्पल के बीच में एक पॉइंट है, CV17 नाम का पॉइंट है। इस पॉइंट में एम्बेडिंग करने के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। अस्थमा पेशेंट को, अस्थमा पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर इसको एम्बेडिंग कर दिया जाए CV17 पे। लेकिन ये प्रोफेशनल जो एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और जो इसके लिए ऑथराइज्ड है उसके पास से ही करवाना चाहिए। सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, जो भी थेरेपी होती है हर थेरेपी के कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो कोई भी थेरेपी करने से पहले या करवाने से पहले ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशन में पेन ऑन इंसर्शन ऑफ नीडल, सोरनेस, माइनर ब्लीडिंग एंड ब्रूसिंग साइड्स ऑफ द नीडल। जहाँ पे तुमने नीडल डाली है वहाँ पर थोड़ा सा पेन हो सकता है, बेरेबल पेन होता है लेकिन हो सकता है। सोरनेस, वहाँ पे सोरनेस हो सकती है। जब हम निकालते हैं नीडल को तो माइनर ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रूसिंग एट द साइट ऑफ द नीडल, मतलब वहाँ पे रेड या ब्लू कलर हो जाए जहाँ पे आपको नीडल, ऐसा हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं है। सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस है। फॉरगॉटन नीडल, ब्रोकन, बेंट और स्टक नीडल। कभी कभी नीडल जैसे हमने पेशेंट को डाली है, निकालते वक्त हम कोई नीडल भूल गए हैं पेशेंट की, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए हमेशा मैं क्लिनिक में बोलती हूँ कि गिन के नीडल डालो, निकालते वक्त भी गिन के नीडल डालो, ताकि कोई नीडल पेशेंट की बॉडी में रह नहीं जाए। ब्रोकन नीडल और बेंट नीडल बहुत अभी तक 20 ईयर्स के मेरे प्रोफेशनल प्रैक्टिस में मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई नीडल ब्रोक हो गई हो, क्योंकि अगर नीडल टूट गई बॉडी में तो आपको उसको ऑपरेट करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो हो जाएगी। तो ऐसा इट्स अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन, जनरली होता नहीं। मेरे 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे अभी तक ऐसा हो नहीं। हाँ, स्टक नीडल होता है। कई बार क्या होता है कि मसल बहुत टाइट होता है ना, तो स्टक नीडल हमको हर 10 में से एक पेशेंट को ऐसा मिलता है कि मैंने नीडल डाली और वो नीडल स्टक हो गई, निकल नहीं रही है। तो उसका भी तरीका है कि अगर नीडल स्टक हो गई तो जोर से खींचनी नहीं है, आजू बाजू का मसल जो है उसको थोड़ा सा मसाज करो तो वहाँ पर लूज हो जाती है नीडल, फिर आप धीरे से निकाल दो। फिर इन्फेक्शन, इंजरी टू द इंटरनल ऑर्गन, ये भी इट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, बट वैसे होता नहीं है। इंजरी टू द इंटरनल ऑर्गन्स नीडल से तभी होगी जब आप सही साइज की नीडल यूज़ नहीं कर रहे हो और एक्यूपंक्चर नीडल की जगह आप ड्राई नीडलिंग कर रहे हो और इंजेक्शन वाली नीडल कर रहे हो, तो ही आपका जो इंटरनल ऑर्गन है वो पंचर होगा। क्योंकि एक्यूपंक्चर नीडल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप कभी भी इंटरनल ऑर्गन को इंजरी नहीं होती, क्योंकि एक्यूपंक्चर नीडल बहुत ही पतली नीडल होती है जो आपकी आर्टरीज वेन को जो है वो भेदन ही नहीं कर सकती है। अगर आप एक्यूपंक्चर नीडल डाल रहे हो एक्यूपंक्चर पॉइंट पे, आप जो है सर्जिकल नीडल डाल रहे हो, तभी ये हो सकता है। सो आपको करेक्ट नीडल यूज़ करनी चाहिए। ओवर करेक्शन ऑफ सर्टन फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन सडन चेंजेस लाइक ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर। कई बार हम डायबिटीज़ का पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, हाइपरटेंशन का पेशेंट का ट्रीट कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ओवर करेक्शन हो जाए और उसका एकदम से ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाए या एकदम से बीपी डाउन हो जाए। कभी कभी रैरली ऐसा हो भी सकता है। इसलिए प्रिकॉशनली आप अपने क्लिनिक में जो है, अगर ब्लड शुगर पेशेंट्स आप रख रहे हो तो कुछ ना कुछ ग्लूकोज है, ग्लूकोज बिस्किट है, ऐसा रखो कि अगर लगता है कि ओवर करेक्शन हो गया तो तुरंत आप उनको ऑफर कर सकते हो। नींबू पानी वगैरह ये सब आपके क्लिनिक में अवेलेबल होना चाहिए, बट दीज आर ऑल रेयर कॉम्प्लिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऐसा नहीं कि हर एक थेरेपी हर किसी को करनी चाहिए। जैसे एक्यूपंक्चर की भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि किसको नहीं करना चाहिए। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को हमको एक्यूपंक्चर नहीं देना चाहिए। मेलिगेंट डिजीज़ यानी कैंसर वाली जो डिजीज़ है उनमें हमें एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओल्ड पेशेंट है विथ वर्स सिम्टम, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, एकदम ओल्ड पेशेंट है तो उसको नहीं देना है, क्योंकि हम जो बहुत ओल्ड पेशेंट है उसका एनर्जी वैसे ही कम है, पसीना हो रहा है तो और एनर्जी कम हो गया। और हम जब एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो हम बॉडी के ही ओपीआइड्स यूज़ कर रहे हैं, बाहर से हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ऑलरेडी वो वीक है इसलिए हम नहीं कर सकते।
हेमोरेजिक डिजीज, ऐसे डिजीज जिसमें कि ब्लीडिंग बहुत होती है पेशेंट को, तो ऐसे डिजीज में भी, हेमोरेजिक डिजीज है उसमें भी एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहिए। पेस मेकर जिन पेशेंट को डाला है उसमें इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन नहीं करते। एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हम कोई पॉइंट्स पे डाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि पेस मेकर है। क्लियर इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, ऐसा डिजीज हो जिसमें क्लियर इंडिकेशन ऑफ सर्जरी हो, जैसे कि अगर अपेंडिक्स का पेन हो रहा है और पेन से पेशेंट जो है वो ज़मीन पे गोल गोल घूम रहा है, तो उस टाइम पे हम एक्यूपंक्चर नहीं करेंगे क्योंकि वो क्लियर इंडिकेशन है सर्जरी का, तो हम उसको डॉक्टर को रिफर करेंगे। ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। बेनिफिट्स तो दुनिया भर के बेनिफिट्स है एक्यूपंक्चर के। इट इज़ ड्रग फ्री, सबसे पहले तो इसमें कोई भी दवाई नहीं लेनी है। दूसरा, ये सारे तीव्र रोग और जीर्ण रोग सबको ठीक करता है। ट्रीट्स एक्यूट एंड क्रॉनिक एलिमेंट, दोनों में आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा, प्रिवेंट्स डिजीज एंड मेंटेन्स वेलबींग, तो ये डिजीज़ को प्रिवेंशन में भी यूज़ होता है और आपका वेलबींग, हेल्थ अच्छा रहे उसके लिए। तो एक्यूपंक्चर एक ऐसी थेरेपी है जो हेल्दी लोग भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रिवेंट करता है डिजीज़ आने में और आपको हेल्दी रखते में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो तो ही एक्यूपंक्चर ले सकते हो, हेल्दी आदमी भी अपने वेलबींग के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं। लास्ट, ट्रीट्स अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ डिजीज एंड रिलीव सिम्टम्स, आपका जो डिजीज़ है, रोग है, उसका अंडरलाइंग कॉज क्या है उस पर भी एक्यूपंक्चर काम करता है। एंड स्टडीज हैव फाउंड प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स फॉर द यूज ऑफ एक्यूपंक्चर टू ट्रीट nausea, vomiting related to pregnancy, chemotherapy and post-surgery. Uses of acupuncture. Acupuncture is used mainly to relieve discomfort associated with variety of disease and condition. बहुत सारी disease and condition की है, more than 60 disease का तो WHO ने लिस्ट दिया है जिसमें acupuncture को यूज़ किया जा सकता है। Acupuncture is known to treat a wide range of disorder, improves energy level. डिसऑर्डर दैट कैन बी क्योर्ड विद एक्यूपंक्चर, हर प्रकार के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए आप एक्यूपंक्चर यूज़ कर सकते हो। किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए आप एक्यूपंक्चर यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार की गायनेक इश्यूज़ के लिए एक्यूपंक्चर यूज़ कर सकते हो। आप मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ के लिए एक्यूपंक्चर यूज़ कर सकते हो। आप ENT के लिए आप एक्यूपंक्चर यूज़ कर सकते हो। रेस्पिरेटरी टिश्यू का कोई भी डिसऑर्डर है तो भी आप एक्यूपंक्चर यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सारे इमोशनल इश्यूज़ के लिए भी आप एक्यूपंक्चर कर सकते हो। स्पाइनल कॉर्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी डिजीज़ है जिसमें एक्यूपंक्चर हेल्पफुल है, जैसे स्पेशली ट्रीट्स ऑल टाइप ऑफ पेन, हर प्रकार के दर्द के लिए तो एक्यूपंक्चर रामबाण है ही है। इनफर्टिलिटी के केसेस, हमारे क्लिनिक में इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ही अच्छे हैं, विद IVF, विदाउट IVF, विदाउट IU भी हमने फर्टिलिटी के केस किए हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। एंग्जाइटी में आप एंग्जाइटी इशू को ट्रीट कर सकते हो एक्यूपंक्चर के लिए। आप माइग्रेन में आप एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं। आपको नींद नहीं आती है तो ये इशू के लिए एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए कर सकते हैं, डायरिया के लिए कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत इजी है। जो आपका एक्यूपंक्चर का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो 20 to 40 मिनट्स का जनरली होता है और वीक में ट्वाइस भी आप कर सकते हो, या फिर आपका जो अगर जो है वो एक्यूट कंडीशन है तो डेली भी आपको आपका जो थेरेपिस्ट है वो बुला सकता है। चलो अब हम देखते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक कि एक्यूपंक्चर के कौन से एनाल्जेसिक पॉइंट कौन से होते हैं, पेन किलर पॉइंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये किसी भी प्रकार के पेन में आपको चाहे सर दर्द हो, पेट दर्द हो, कमर दर्द हो, पैर दर्द हो, घुटना दर्द हो, पेन अगर बॉडी में कहीं पे भी पेन है तो इन सारे एनाल्जेसिक पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हो। क्लिनिकली हम इन पॉइंट्स को एक्यूपंक्चर करते हैं, लेकिन आपको जो मैं आज बता रही हूँ आप इसको घर पे खुद एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। जो पहला पॉइंट यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है वो है LI4 पॉइंट। तो ये LI4 पॉइंट कहाँ है हमारा, लोकेशन इसका ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड मेटाकार्पल बोन, इन द मिडल ऑफ द सेकेंड मेटाकार्पल बोन ऑन द रेडियल साइड। तो यहाँ पर ये बिंदु है, स्क्रीन पे आप अच्छे से इसको देख पाओगे। LI4 पॉइंट ये बेस्ट एनाल्जेसिक पॉइंट है, पूरे बॉडी का बेस्ट एनाल्जेसिक पॉइंट है। चाहे आपको कोई भी दर्द पूरे शरीर में हेड टू टो कहीं पे भी पेन हो रहा है तो यहाँ पर आप अपने घर पे एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। क्लिनिकली तो हम इसको एक्यूपंक्चर ही करते हैं। एक तो एक्यूपंक्चर पेनलेस है, सेकेंडली रिजल्ट इसका बहुत फास्ट है।
तो क्लिनिकली तो हम एक्यूपंक्चर ही प्रीफर करते हैं, लेकिन घर पे अगर हो तो दिन में 3 से 4 बार इस पॉइंट को जब भी आप दबाओ 2 से 3 मिनट आप उसको प्रेशर करोगे तो किसी भी प्रकार के पेन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिलीव्स पेन फ्रॉम द होल बॉडी। बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ है तो बीपी को भी ये कम करता है। और रिलीव्स कोल्ड एंड फीवर, अगर बुखार आ रखा है तो उसमें भी ये काम आता है ये पॉइंट। गुड फॉर टूथ एक, अगर आपका टूथ एक दांत का दर्द है तो उसमें भी काम आएगा। बेस्ट पेन किलर पॉइंट है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा जो पॉइंट है ST44 पॉइंट है। तो ये ST44 हमारे अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, तो सेकेंड और थर्ड टो के बीच में ये वाला पॉइंट यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ST44 लाल कलर का जो पॉइंट है ST44 ये पॉइंट है। LI4 की तरफ ये भी हमारे बॉडी का बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक पॉइंट है, पेन किलर पॉइंट है। तो और स्पेशली अगर पेट में दर्द हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन हो, गैस्ट्रिक पेन हो, स्वेलिंग हो, आपके फुट में अगर सूजन हो या फुट में दर्द हो रहा हो, गला सोर थ्रोट हो रखा हो, टूथेक हो, तो भी आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी बॉडी में दर्द है तब भी ये पॉइंट ST44 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप प्रेशर कर सकते हो। प्रेशर करने के लिए आप अगरबत्ती की स्टिक आप ले सकते हो, आप चाबी ले सकते हो, या फिर बाजार में इजीली डायग्नोस्टिक प्रोब मिलती है जिसको जिमी के नाम से इंडियन मार्केट में बोलते हैं, वो जिमी यूज़ कर सकते हो और उससे प्रेशर दे के भी आप कर सकते हो, या आप आपके अंगूठे का यूज़ करके या उंगली का यूज़ करके भी आप प्रेशर दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हमारा DU20, इसको बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट ऑफ द बॉडी है। आपके बॉडी को एकदम शांत कर देता है। आप अपने दोनों अंगूठा अगर आप कान में डालते हो और आपकी मिडल फिंगर जहाँ पे टच करती है सर पे, ये वाला पॉइंट हमारा DU20 पॉइंट है। एनर्जेसिक पॉइंट, ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट तो है, इसके अलावा 100 टाइप्स की डिजीज हमारे बॉडी में है वो ये पॉइंट ठीक करता है। इतना अच्छा पॉइंट है। आप इस पॉइंट को इस तरह से दिन में मल्टीपल टाइम्स टैप भी कर सकते हो। इस तरह से अगर नींद नहीं आ रही है तो कुछ देर तक टैप किया तो नींद भी आ जाएगी, इसलिए तो बच्चों को इस तरह से सुलाया जाता है। ये बेस्ट पॉइंट है, ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट है। सो ये बेस्ट सेडेटिव पॉइंट है। इम्प्रूव स्लीप को इम्प्रूव करता है, ओवर एक्टिव माइंड को शांत करता है। आपका अगर कोई एपिलिप्सी वाला पेशेंट है तो उसके एपिलेप्टिक सीजर्स को भी ये कम करता है। वर्टिगो है, चक्कर आ रहे हैं, डेजीनेस है, टिनाइटिस है, कान में आवाज़ आ रहा है, बीपी है, आपका रेक्टम का प्रोलैप्स, ये यूट्रस अपनी जगह से नीचे की तरफ आ गया है, तो वो सारे प्रोलैप्सिस में भी ये पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इस तरह से इसको टैप भी कर सकते हैं पॉइंट को। वेरी गुड पॉइंट, DU20 पॉइंट। अब हम पेन किलर, पेन कम तभी होगा जब बॉडी रिलैक्स होगी। तो आ जाइए कुछ रिलैक्सेशन पॉइंट्स भी हम कर लेते हैं। पेन किलिंग पॉइंट, एनर्जेसिक पॉइंट के साथ साथ हम रिलैक्सिंग पॉइंट भी कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी को पेन कम ही होता है जब हम बॉडी को रिलैक्स कर पाते हैं। तो रिलैक्सेशन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो पेरिकार्डियम 6 पॉइंट है। आपकी जो व्रिस्ट की है उससे आपकी खुद की 3 उंगलियां आप ऐसे रखोगे तो यह जो तीसरी उंगली आपकी जहाँ पर टच हुई थी, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट पेरिकार्डियम 6 का पॉइंट है। और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका माइंड, बॉडी, सोल को शांत करने के लिए। रिलैक्सेशन पॉइंट है ये। तो रिलीव्स नोशिया, और नोशिया के लिए बहुत ही, ट्रैवल सिकनेस के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर किसी को ट्रैवल सिकनेस है तो इस पॉइंट को प्रेशर करेंगे तो आपको ट्रैवलिंग में उल्टी भी नहीं होगी, क्योंकि इट रिलीव्स नोशिया एंड वॉमिटिंग। और आपकी जो ची है उसको डिसेंड करता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इंसोम्निया में भी काम आता है। आपके माइंड, बॉडी को काम करता है। और अगर आपके पैल्पिटेशन हो रहे हैं तो उसको भी ये रिलीव करता है, पेरिकार्डियम 6। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा 1, जहाँ पर ये बिंदी लगा रहे हैं फीमेल्स, वही वाला जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा 1 पॉइंट है। मिडवे बिटवीन द मेडियल एंड ऑफ द 2 आईब्रोज एट द रूट ऑफ द नोज, ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा 1 पॉइंट है, जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का। ये एवरीबडी को ये यूज़ करना चाहिए। और आज का जो हमारा टाइम है, मतलब भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो ऐसा कोई नहीं है जिसको स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी नहीं होती है। तो अगर डेली मॉर्निंग में अगर आप उठते ही कर लेते हो और रात को सोने से पहले अगर ये पॉइंट करते हो तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा काम आता है। और ये पॉइंट को जब आप प्रेस करोगे ना तो आपको ब्रीद आउट करना है। पहले ब्रीद इन कर लीजिए, ब्रीद आउट करते करते आपको जोर से प्रेस करना है। ये ध्यान रखिए, ब्रीद इन कर लेना है,
जब ब्रीद आउट करोगे तब इस पॉइंट को प्रेस करना है। आप एक फिंगर यूज़ कर सकते हो, 2 फिंगर यूज़ कर सकते हो, थंब यूज़ कर सकते हो, कैसे भी आप इस पॉइंट को प्रेशर कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है रिलैक्सेशन पॉइंट। फिर हमारा हार्ट 7 पॉइंट है। ये जो हमारी लिटिल फिंगर है, इससे हम ऐसा आ जाएंगे और रिस्ट पीस पे जहाँ हमारी उंगली टच होती है, राइट, ये छोटी उंगली, यहाँ से आप ऐसे गए और ऐसे दोनों साइड, जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों है। तो ये पॉइंट हमारा स्क्रीन पे भी दिख रहा है, हार्ट 7 का पॉइंट है। ये पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए, अच्छी नींद लाने के लिए, किसी भी हार्ट डिजीज़ में भी आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। सो हमने ये रिलैक्सेशन पॉइंट देखे पेन किलर पॉइंट से। और हमने DU20, आपको याद है DU20, यहाँ पर हमने इस तरह से देखा था DU20 पॉइंट। तो ये एक्स्ट्रा 6 पॉइंट है। ये DU20 से दोनों से एक एक अंगूठा साइड में, चारों तरफ एक एक अंगूठा चारों तरफ DU20 के ये पॉइंट है, एक्स्ट्रा 6 पॉइंट। एक्स्ट्रा सेडेशन के लिए हम इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। अगर बहुत ऐसा है कि भाई तुरंत ही आपको शांत करना है माइंड बॉडी को, तो ये बेस्ट सेडेटिव पॉइंट है। DU20 के साइड में 4 पॉइंट जो सेडेटिव पॉइंट है। हेडेक में, वर्टिगो में भी काम आता है, पुअर मेमोरी में भी आप इनको यूज़ कर सकते हो, और एपिलेप्सी में भी ये बहुत ही अच्छा है। फिर ये हमारा पॉइंट है ST36। आप इसको स्क्रीन पे देख लीजिए। आपका जो टीबियल बोन है वहाँ से अगर आप 3 चून लोगे, 3 चून मतलब 4 उंगली नीचे जब आप लोगे तो आपको ये पॉइंट ST36 मिलता है टीबियल बोन से बाहर की तरफ पे। एग्जैक्टली स्क्रीन पे दिख रहा है इसका लोकेशन, या आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हो। पर बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट तो करता है, रिलैक्सिंग इफेक्ट भी करता है, और इम्यूनिटी के लिए भी ये बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है ST36, जो ट्रीट करता है आपका, ट्रीट्स डिजीजेज ऑफ हेड, फेस एंड 5 ऑर्गन्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोई भी डिजीज़ है उसमें भी काम करता है, कफ अस्थमा में काम करता है, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, नींद नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए भी ST36 आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं आपका आज के सेशन के। होप आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। आप सभी इन पॉइंट्स को घर पे यूज़ करें और ज़रूर फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। और जैसे कि जैन साहब ने बोला था कि 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये दूँ आफ्टर माय प्रेजेंटेशन, और मेरे को बड़ी खुशी है कि काफ़ी सालों से निरंतर जो जैन साहब हैं और उनकी टीम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एवरी ईयर बिना ब्रेक के करना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ जैन साहब और उनकी पूरी टीम को। और मैं 3 क्वेश्चन जो मैंने आज के प्रेजेंटेशन आपको दिया है उसमें 3 क्वेश्चन मेरा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर क्या है। दूसरा कि उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, और तीसरा ये है कि बेस्ट एनर्जेसिक पॉइंट कौन सा है, बेस्ट पेन किलर पॉइंट फुल बॉडी का कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन मेरी तरफ से जिसके आंसर आपको जो है वो इस फॉरम पे आपको देने हैं। सो कीप डूइंग द पॉइंट्स, रिमेन हेल्दी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।